हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि की चर्चा करेंगे। रंगभूमि उपन्यास में नौकरशाही तथा पूंजीवाद के साथ जन संघर्ष, सत्य, निष्ठा और अहिंसा के प्रति आग्रह, ग्रामीण जीवन तथा स्त्री दुर्दशा का भयावह चित्र अंकित है। मुंशी प्रेमचंद ने रंगभूमि उपन्यास उर्दू भाषा में लिखा था और उन्होंने इसे चौगाने हस्ती शीर्षक में प्रकाशित करवाया था। बाद में प्रेमचंद ने सन 1925 ईस्वी में इस उपन्यास का हिंदी रूपांतरण किया और रंगभूमि नाम से इस उपन्यास का प्रकाशन करवाया। प्रेमचंद का यह बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। उपन्यास आरंभ करने से पहले आप इसके पात्रों को समझ लीजिए। यहाँ रंगभूमि उपन्यास के कुछ महत्वपूर्ण पात्रों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। उम्मीद है इस संक्षिप्त परिचय की सहायता से आप रंगभूमि उपन्यास को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो आइए रंगभूमि उपन्यास की संक्षिप्त कथा आरंभ करते हैं। इस उपन्यास में काशी के बाहरी भाग में बसे पांडेपुर गांव को रंगभूमि उपन्यास का कथा स्थल बनाया गया है। ग्वाली, मजदूर, गाड़ीवान और खोमची वालों की इस गरीब बस्ती में एक गरीब अंधा चमार रहता था जिसका नाम था सूरदास और गांव के लोग उसे सूरे कहते थे। वह है तो भिखारी, परंतु पुरखों की 10 बीघा धरती भी उसके पास थी जिसमें गांव के ढोल यानी जो जानवर हैं वे चरते विचरते थे। रंगभूमि उपन्यास का प्रमुख नायक सूरदास है। सूरदास एक बहुत ही क्षीणकाय, दुर्बल और सरल व्यक्ति था। वह एक गरीब और अंधा चमार था और भीख मांगकर पेट भरना उसका व्यवसाय था। वह बनारस की पांडेपुर बस्ती में रहता था और नित्य प्रति लाठी टेकता हुआ पक्की सड़क पर बैठकर भीख मांगता था। आने जाने वाले गाड़ीवान उसके विवाह को लेकर उससे मजाक करते तो वह घर वाली की कमाई खाने को तैयार ना होता। कार्तिक मास की एक संध्या को मिस्टर जॉन सेवक, पत्नी मिसेस सेवक, पुत्र प्रभु सेवक तथा पुत्री सोफिया के साथ फिटन पर बैठे उधर आए तो सूरदास भीख की याचना करता हुआ उनकी फिटन के पीछे दौड़ता गया। जॉन सेवक और उनकी पत्नी ने उसे घृणा की दृष्टि से देखा, परंतु प्रभु सेवक एवं सोफिया के मन में उसके प्रति दया का भाव उत्पन्न हुआ। जॉन सेवक ने यहाँ चमड़े की आड़त खोली हुई थी और उनका गुमास्ता ताहिर अली गोदाम में बैठा चमड़ा बेचता था। जॉन सेवक यहाँ के एक खाली मैदान में सिगरेट का कारखाना खोलना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने प्रभु सेवक को व्यवसाय का शिक्षण लेने के लिए अमेरिका भेजा था। जॉन सेवक शुद्ध व्यापारी थे और जानते थे कि किसान अपना लाभ देखकर तंबाकू की खेती करने लगेंगे। जॉन सेवक ने ताहिर अली को इस जमीन का सौदा पक्का करने तथा जमीन के मालिक को भेजने के लिए कहा और उसके बाद जॉन सेवक सपरिवार गाड़ी में बैठकर वापस लौटने लगे। सूरदास को एक पैसा नहीं मिला, परंतु सोफिया ने भविष्य में आने पर निराश ना करने का आश्वासन दिया। तभी ताहिर दौड़ता हुआ आया और अपने मालिक को बताया कि उस जमीन का मालिक सूरदास ही है। यह सुनते ही जॉन सेवक तुरंत गाड़ी से उतरे और सूरदास की प्रशंसा करते हुए उसे 5 रुपए की भीख देकर जमीन का सौदा करना चाहा, परंतु परोपकारी सूरदास बिना मोहल्ले वाले से पूछे कुछ भी कहने को तैयार नहीं हुआ। उसने जॉन सेवक द्वारा भीख में दिए 5 रुपए भी लेना अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसकी दृष्टि में धर्म में स्वार्थ मिल जाने पर वह धर्म नहीं रहता। जॉन सेवक जमीन मिलना जितना आसान समझते थे उतना आसान नहीं था। सूरदास ने झोपड़े पर आकर अपने लिए खिचड़ी और सूरदास के पास जो मिट्ठू था उसके लिए रोटियां सेकी। वह बजरंगी के घर से मिट्ठू के लिए दूध लाया और उसे अपने हाथ से रोटी खिलाकर मंदिर पहुंचा। रात को गांव के कुछ भक्तजन यहाँ एकत्र होकर भजन गाते और पंचायत लगती।
आज बातचीत में जमीन की चर्चा आई और ताहिर अली भी नायक राम से बातें करने आया, परंतु सूरदास ने जमीन बेचने से साफ इनकार कर दिया। सूरदास जानता था कारखाना खुलते ही गांव वालों पर विपत्ति का आगमन होगा, लेकिन गांव के लोग इसमें अपनी लाभ और हानि देख रहे थे। जॉन सेवक के परिवार में उनके पिता ईश्वर सेवक, पत्नी मिसेस सेवक, पुत्र प्रभु सेवक तथा पुत्री सोफिया थी। मिसेस सेवक धर्मांध किस्म की महिला थी। इसके विपरीत सोफिया स्वतंत्र विचारों वाली तर्कशील लड़की थी। वह ईसा मसीह के प्रत्येक शब्द पर ईमान लाने को तैयार न थी। एक दिन चर्च न जाने पर माँ ने सोफिया को फिर अपमानित किया, जिससे सोफिया गुस्सा होकर घर छोड़कर चल दी। सोफिया चलते चलते कुंवर भरत सिंह के भवन के सम्मुख पहुंची। कुंवर भरत सिंह के परिवार में 4 सदस्य हैं। कुंवर भरत सिंह, पत्नी जानवी, पुत्री इंदु और पुत्र विनय। एक बार विनय अपने स्वयं सेवकों के साथ आग बुझाने का प्रयास करते हुए आग की लपटों में फंस जाता है। संयोग से सोफिया अपनी माँ से झगड़ा करके उधर ही जा निकली थी। वह आग में कूदकर विनय को बचा लेती है। आग ने उसे कई जगह झुलसा दिया था। विनय के माता पिता सोफिया को अपने साथ ले गए और उसका इलाज करवाया। वे उसके प्रति इतने स्नेह सिक्त हो गए कि उसे अपने ही घर रखने की सोचने लगे। यहाँ सोफिया की भेंट उसकी सहपाठिन इंदु से हुई। इंदु विनय की बहन थी। इंदु का विवाह राजा महेंद्र कुमार से हुआ था, जो म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन थे। जॉन सेवक अपनी पत्नी तथा पुत्र के साथ सोफिया को लेने के लिए कुंवर साहब के भवन पहुँचे। सोफिया धार्मिक स्वतंत्रता मिले बिना घर जाने को तैयार ना थी और उसकी माँ इसके लिए तैयार ना थी। जॉन सेवक ने कुंवर साहब को बातचीत में फंसाकर सिगरेट के कारखाने के 50,000 रुपए के शेयर बेच दिए। उधर सूरदास का मन घीसू के चोट लगने, भैरव द्वारा मिठुआ को मारने तथा क्रोध करने पर हंसी उड़ाने से इतना पीड़ित हुआ कि वह जमीन बेचने के इरादे से ताहिर अली के पास पहुंचा, परंतु बातचीत करते समय उसका मन बदल गया। सूरदास ने जमीन के साथ जान देने की धमकी दे दी। नायक राम बजरंगी भी ताहिर के पास पहुंचे और सूरदास के फैसले को जानकर तसल्ली हुई। जैनब और रकिया ने बजरंगी से रिश्वत लेकर ताहिर को धर्म का भय दिलाकर जमीन के मामले से विमुख होने को तैयार कर दिया। उधर जॉन सेवक राजा महेंद्र कुमार सिंह से मिले और उन्होंने सेवक की इच्छा अनुसार सूरदास की जमीन दिलाने का वचन दे दिया। ताहिर अली की धर्म भीरुता भी जॉन सेवक की एक धमकी से ठीक हो गई। महेंद्र कुमार एक दिन पांडेपुर पहुँचे और सूरदास से 9 बीघा जमीन जॉन सेवक को देने का प्रस्ताव किया, परंतु सूरदास ने कारखाने खुलने से उत्पन्न होने वाली सामाजिक बुराइयों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया। राजा महेंद्र उसके तर्कों से सहमत हो गए और जमीन न देने का आश्वासन दिया। उधर इंदु अपने पति राजा महेंद्र को सोफिया को घर ले चलने के लिए तैयार ना कर सकी और सोफिया से बोले बिना ही पति के साथ चली गई। सोफिया और विनय एक दूसरे के प्रेम में बनते जा रहे थे कि तभी जानवी की आज्ञा से विनय को राजपूताना जाना पड़ा। राजा महेंद्र कुमार का पूर्व निर्णय एक छोटी सी घटना से बदल गया। मिठुआ और घीसू ताहिर अली के भाइयों से भिड़ पड़े और बजरंगी की लाठी से ताहिर को चोट आ गई। जॉन सेवक ने इस घटना को दूसरे रूप में राजा साहब के सम्मुख रखा और वे तुरंत सूरदास को दंड देने को तैयार हो गए। उधर गांव में भैरव ताड़ी के नशे में अपनी पत्नी सुभागी को मार बैठा। सुभागी ने सूरदास के पास आश्रय लिया। एक बार पुनः जब वह आई तो भैरव और सूरदास में झगड़ा हो गया। गांव वालों ने इससे मजा लिया और सूर एवं जगधर की कुश्ती करवा दी। सूरदास ने 2 बार जगधर को हराया, परंतु इनाम के रुपए जगधर को ही देने का आग्रह किया। इस घटना से
भैरव और जगधर सूरदास के विरोधी हो गए और उसी रात भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी और उसके रुपयों की थैली निकाल कर ले गया। सारा गांव भैरव का शत्रु हो गया और सुभागी ने सूर की थैली लौटाने का निश्चय किया। उधर मोहल्ले वालों ने उसकी दूसरी झोपड़ी बनाकर तैयार कर दी, लेकिन मोहल्ले वाले शीघ्र ही सूरदास के विरोधी हो गए। प्रभु सेवक द्वारा नायक राम को पीटने की घटना का जॉन सेवक ने भरपूर लाभ उठाया और अपने विरोधी तथा प्रभु सेवक के खून के प्यासे ग्रामीणों को कारखाने के खुलने से होने वाले फायदों का उल्लेख कर उन्हें अपने पक्ष तथा सूरदास के विपक्ष में बना दिया। अब सूरदास ने न्याय और धर्म के सहारे लड़ने का निश्चय किया, परंतु सोफिया के प्रेमी जिलाधीश क्लार्क की जॉन सेवक से मित्रता नया रंग लाई। क्लार्क की रुचि लेने के कारण राजा महेंद्र को सूरदास की जमीन जॉन सेवक को देने की आज्ञा निकालनी पड़ी। सोफिया ने पहले इंदु से इस आज्ञा को वापस लेने की प्रार्थना की, परंतु वह वहां से अपमानित होकर लौटी तो उसने क्लार्क को अपने प्रेम पास में बांधा और उससे सूरदास को जमीन वापस करने की आज्ञा निकलवाई। सूरदास ने भूमि वापस पाकर 5 ब्राह्मणों को भोज कराया और राजा साहब को हाथ जोड़ कर आया। सोफिया भी सूरदास के द्वेष व घृणा रहित स्वभाव से प्रभावित हुई और घर जाकर उसने लिखा प्रहसन फाड़ फेंका, परंतु इंदु अपमान को ना सहन कर सकी। उसने अपने पति राजा महेंद्र को क्लार्क के निर्णय के विरुद्ध कमिश्नर से शिकायत करने के लिए प्रेरित किया। राजा महेंद्र तथा जॉन सेवक ने कमिश्नर से अपील की और क्लार्क का उदयपुर तबादला हो गया तथा सेवक को जमीन वापस मिल गई। सोफिया विनय को छुड़ाने के उद्देश्य से क्लार्क के साथ उदयपुर चली गई। सुभागी सूरदास की रुपयों की थैली उसे लौटाने के लिए बराबर चिंतित बनी रही और एक दिन रात को उसने वह थैली लाकर सूरदास को दे दी और घर पहुंचकर चोर चोर का शोर मचा दिया। सारा गांव जमा हो गया। भैरव ने पुलिस में रिपोर्ट की, परंतु माल ना मिला। एक दिन जगधर आया और थैली मिल जाने की प्रसन्नता में सूरदास को जब उसने गुदगुदाया तो सूर ठट्टे मारकर हंस पड़ा। संयोग से सुभागी भी यहाँ आ गई और उधर से जाते भैरव ने उसे अपनी पत्नी सुभागी को वहाँ हंसते बोलते सुना तो क्रोध से उन्मत्त हो गया। उसने सुभागी को यारों के साथ नोक झोंक करने पर फटकारा और घर न आने की चेतावनी दी। सूरदास के मुंह पर कालिख लग गई। सूरदास भैरव के मन के मैल को साफ करने के लिए दूसरे दिन उसके घर पहुंचा और रुपयों की थैली उसके हाथ में रख दी और भैरव के आश्वासन पर सूरदास ने भैरव को यह बता दिया कि सुभागी ने उसे रुपए की थैली दी। इस पर भैरव सुभागी को मारने दौड़ा। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। सूरदास के मुंह पर कालिख लग गई। उसने गांव छोड़कर अन्यत्र जाने को सोची, परंतु जब सुभागी उसके पास रहने के लिए आ गई और उसकी आबरू की रक्षा आवश्यक हो गई तो उसने गांव में ही रहने का निश्चय किया। अब सुभागी सूरदास के साथ रहने लगी। उसकी सेवा देखकर सूर के मन में गृहस्थी बनाने की कल्पना जगी, परंतु उसका दूसरा रूप देखकर आकांक्षा का अंकुर सूख गया। इधर भैरव अपने अपमान से दुखी था। वह राजा महेंद्र से मिला और सूरदास पर पत्नी को रखने का मुकदमा दायर कर दिया। राजा महेंद्र की अदालत में ही मुकदमा चला और उन्होंने सूरदास तथा सुभागी दोनों पर जुर्माना करके अपमान का बदला लिया। भैरव तथा उसके गवाहों ने खूब ताड़ी पी और सारे गांव में जुलूस निकाला। कुछ लोगों ने सूरदास के झोपड़े में आग लगा दी। मिठुआ ने इसके प्रतिशोध में भैरव की दुकान में आग लगा दी। उधर इंद्रदत्त ने सूरदास का जुर्माना अदा करने के लिए चंदा किया और राजा महेंद्र के घर जाकर उन्हें रुपए देकर
जुलूस निकालने की आज्ञा चाही। राजा महेंद्र ने जुलूस की आज्ञा नहीं दी और सूरदास एवं सुभागी को पुलिस के द्वारा पांडेपुर पहुंचा दिया। इंद्रदत्त ने चंदे के बचे रुपए सूरदास को दे दिए और सूरदास वे रुपए भैरव को दे दिया, जिससे वह अपनी दुकान बना सके। अब भैरव को सूर की आंतरिक निर्मलता का ज्ञान हुआ। सूरदास की सलाह पर भैरव ने लकड़ी की दुकान खोल ली और इंदु रानी के गुप्त दान से सूर का झोपड़ा बन गया। सूरदास की शेष 5 बीघा जमीन भी जॉन सेवक ने हथिया ली और मुआवजे के रुपए में 1000 रुपये सूरदास को मिला। सूरदास ने यह रुपये इंद्रदत्त की सेवा समिति को दान कर दिया। पांडेपुर में कारखाने का फैलाव बढ़ता गया। इस पर सूरदास ने मजदूरों के लिए घर बनाने का प्रभु सेवक से आग्रह किया। प्रभु सेवक ने यह प्रस्ताव पिता के सम्मुख रखा। जॉन सेवक कूलियों के लिए लंबे लंबे बैरक बनाने के लिए सहमत हो गए और इसके लिए पांडेपुर बस्ती को खाली कराने पर जोर दिया। प्रभु सेवक इस अन्याय को तैयार न हुआ और पिता की कटु आलोचना से दुखी होकर कुंवर साहब की सेवा समिति का कार्य संभाल लिया और धीरे धीरे संस्था को राजनैतिक रूप दे दिया। पूना में राष्ट्रीय सभा के उत्सव पर प्रभु सेवक ने बड़ा क्रांतिकारी भाषण दिया। एक अंग्रेज ने उस पर गोली चलाई, परंतु वह बच गया। कुंवर भरत सिंह ने प्रभु सेवक के इस भाषण को पढ़कर उसे सेवा समिति में से हटा दिया, क्योंकि वे अंग्रेजों का विरोध करके अपने संपत्ति से वंचित होना नहीं चाहते थे। प्रभु सेवक ने विचार स्वातंत्र्य का कुछ अंग्रेजों ने स्वागत किया और वह पूना के गवर्नर की प्रेरणा से लंदन चला गया, जहां से वह सेवा समिति की आर्थिक सहायता करता रहा। सोफिया का क्लार्क के साथ उदयपुर जाने के मूल में विनय को मुक्त कराना था। वह उदयपुर में एजेंट क्लार्क की पत्नी के रूप में प्रसिद्ध हो गई। उसने बंदी विनय से जेल में संपर्क किया और विनय के संदेह को दूर करके जेल से भाग चलने की योजना बनाई, परंतु यह योजना सफल ना हो सकी। क्लार्क की गाड़ी के नीचे आकर एक आदमी मर गया और इसके विरोध में जन समूह उसकी कोठी पर एकत्र हो गया। सोफिया धमकी देकर भीड़ को हटाना चाहती थी कि तभी जेल से भागे विनय और नायक राम वहां पहुंचे। किसी ने सोफिया के सिर में पत्थर मारा और विनय क्रोध में पागल सोफिया के निकट पहुंचा। उसने तुरंत वीरपाल सिंह पर गोली चला दी। सैनिकों ने भी बंदूकें छोड़नी शुरू कर दी। वीरपाल सिंह घायल सोफिया को उठाकर ले गया। इस पर विनय ने उसे खोजने के लिए जनता पर क्रूर अत्याचार किए और शासन के साथ मिलकर उसे खोजने के अभियान में निकल पड़ा। इंद्रदत्त की सहायता से विनय वीरपाल सिंह के गुप्त अड्डे पर सोफिया से मिला, परंतु उसने विनय की स्वार्थपरता, अन्याय तथा आतंक फैलाने की भर्त्सना की। सोफिया अब क्रांतिकारी दल में सम्मिलित हो गई थी और सत्ताधिकारियों को समाप्त करना लक्ष्य बना लिया था। विनय निराश होकर उदयपुर लौट आया और सरदार साहब, क्लार्क तथा महाराजा से मिला, परंतु कैदियों को मुक्त ना करा सका। अब विनय को अपने अत्याचारों और पापों का बोध हुआ और वह आत्मग्लानि से भर गया। माता का आया पत्र पढ़कर विनय भावविभोर हो उठा और उनके चरणों में प्राणोत्सर्ग करने का निश्चय करके वह माता जानवी से मिलने चल पड़ा। रेल में यात्रा करते समय सोफिया गाड़ी रोककर उसके डिब्बे में चढ़ आई। दोनों में सिकवे शिकायत के बाद मैत्री हो गई और दोनों प्रेम का सुख लेने के लिए स्टेशन पर उतर गए। दोनों वहां भीलों के बीच में रहे। विनय ने जड़ी बूटी के प्रयोग से सोफिया को वश में करने की चेष्टा की, परंतु सोफिया स्वप्न में जानवी की क्रुद्ध मूर्ति देखकर डर गई। वह रानी से अपराध क्षमा कराने चल पड़ी, तो विनय भी उसके साथ हो लिया। सोफिया रानी के पास पहले पहुंची और बाद में विनय। रानी ने दोनों के अपराध क्षमा कर दिए। सोफिया को बहू बनाने को तैयार हो गई। सिगरेट की मिल लगभग तैयार हो चुकी थी और गवर्नर ने उद्घाटन करना स्वीकार कर लिया था। मजदूरों की एक बस्ती बस गई थी।
एक छोटा सा चकला भी आबाद हो गया था। मिठुआ, घीसू तथा विद्याधर तीनों इधर सैर करने आते और जुआ खेलते। एक दिन तीनों ने सुभागी को जबरदस्ती पकड़ने की योजना बनाई। शराब पीकर घीसू और विद्याधर अंदर घुसे, परंतु सुभागी और सूरदास के द्वारा पकड़े गए। सारे गांव का विरोध लेकर भी सूरदास ने लड़कों की पुलिस में रिपोर्ट की और दोनों को सजा हो गई। विनय और सोफिया के आने के बाद सेवक दल की उग्रता बढ़ती गई। कुंवर साहब ने रियासत को जॉन सेवक की सलाह पर कोर्ट ऑफ वार्ड्स के सुपुर्द कर दिया। इससे वह रियासत तथा विनय को आर्थिक संकट से बचाना चाहते थे। इसी समय प्रभु सेवक का 10,000 का चेक सेवक दल के संचालन के लिए प्राप्त हुआ। उधर जॉन सेवक को पांडेपुर बस्ती खाली कराने का आज्ञा पत्र सरकार से मिल गया, परंतु निवासी अपने घर खाली कराने को राजी न थे। इसी बीच एक दिन सूरदास ने एक घसियारिन को छेड़ने से मजदूरों को रोका तो एक मजदूर ने चुपके से उसकी टांग पकड़कर खींच ली और सूरदास घायल हो गया। सारा मोहल्ला सेवा में लग गया, परंतु मिठुआ नहीं आया। इधर राजा महेंद्र, जॉन सेवक तथा अधिकारी पांडेपुर का तखमीना करने आ पहुंचे। सरकार ने एक आदेश से बस्ती का अधिकरण कर लिया था और अब निवासियों को मुआवजा देने के लिए अधिकारी फैसला करने आए थे। सूरदास गांव वालों की फूट के कारण अधिकारियों के पास फरियाद करने नहीं गया, लेकिन अपने मरते दम तक झोपड़ा ना छोड़ने की प्रतिज्ञा की। नायक राम की मुट्ठी खूब गर्म हुई। जो उसे रिश्वत देता वह उसका मुआवजा अधिक करा देता और जिससे उसे रिश्वत नहीं मिलती उसका कम। दारोगा माहिर अली ने सिपाहियों के साथ चारों ओर लूटपाट मचा दी। उन्हें बस्ती खाली कराने का हुक्म हो गया था। बस्ती के निवासियों से बिना मुआवजा दिए ही मकान खाली कराने की सूचना से विनय, इंदु और इंद्रदत्त भी मौके पर आ पहुँचे। मुआवजा लेने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। राजा महेंद्र कुमार उमड़ी भीड़ को शांत करने तथा अपने पास से मुआवजे के रुपए बांटने आ पहुँचे। विनय से उनका कटु विवाद हो गया, परंतु उस दिन रात तक शांति से मुआवजे का रुपए बांटते रहे। दूसरे दिन सूरदास को बुलाया गया, परंतु उसने मुआवजा का 1 रुपया लेना अस्वीकार कर दिया। वह अपना झोपड़ा बेचने को तैयार न था। वह बिना मुआवजा लिए चल पड़ा तो राजा साहब ने पुलिस को उसका झोपड़ा गिरा देने का हुक्म दिया। सूरदास अड़ गया और झोपड़ी के सामने ही उसने सत्याग्रह कर दिया। झगड़े ने आंदोलन का रूप धारण कर लिया। सूरदास की मदद के लिए इंद्रदत्त, सोफिया और विनय भी आ गए। दूसरी ओर आंदोलन को दबाने के लिए फौज भी आ धमकी। सुपरिटेंडेंट ने गोली चलाने की आज्ञा दी। इंद्रदत्त के साथ अनेक लोग शहीद हो गए। इसके बाद सिपाहियों ने गोली चलाना अस्वीकार कर दिया। सरकार ने गोरखा रेजिमेंट को बुला लिया और पांडेपुर की तरफ ना जाने की डोंडी पिटवा दी। क्लार्क को सरकार ने जिलाधीश बनाकर यहाँ भेज दिया। आंदोलन बढ़ता ही गया। सूरदास हिंसा होने की संभावना से चिंतित था। वह भैरों के कंधे पर बैठा और भीड़ को घर जाने का अनुरोध करने लगा। क्लार्क ने देखा तो समझा कि अंधा भीड़ को भड़का रहा है। उसने गोली चलाई और उसके कंधे से रक्त प्रवाहित होने लगा। सोफिया उसे गाड़ी में बैठाकर सफा खाने ले चली। जनता उन्मत्त हो उठी। अशांत जनता को फौज की गोलियों से बचाने के लिए विनय ने अपने ही रिवॉल्वर अपने सीने में दाग ली और आत्महत्या कर ली। इस आत्म बलिदान से आंदोलन की आंधी थम गई। रानी जाह्नवी गर्व से भर उठी। सोफिया सूरदास की सेवा के लिए सफा खाने में रह गई। राजा महेंद्र, जॉन सेवक, रानी जाह्नवी, कुंवर भरत सिंह, डॉक्टर गांगुली आदि अनेक लोग सूरदास से मिलने आए और उसकी प्रशंसा की। सब ने सूरदास की खूब सेवा की, किंतु उसे बचा नहीं सके। रानी ने तो अपना सिर सूरदास के पैरों पर रख दिया और फूट फूट कर रो उठी। सूरदास की लाश को चंदन की चिता में रखा गया और मिठुआ ने आग दी,
लेखक के शब्दों में यह एक वीरात्मा की वीर मृत्यु थी। जनता सूरदास की झोपड़ी की जगह उसकी मूर्ति स्थापना करना चाहती थी और उधर राजा महेंद्र के विरुद्ध म्युनिसिपालिटी में अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। इस पर क्रुद्ध राजा साहब ने सूरदास के मूर्ति आंदोलन को असफल करने की चेष्टा की, परंतु सफल ना हो सके। सूरदास की मूर्ति पांडेपुर में बड़ी धूमधाम से स्थापित की गई। राजा महेंद्र ईर्षा द्वेष से भरे हुए एक रात को उस मूर्ति को तोड़ने के लिए पहुंचे और सूरदास की मूर्ति के नीचे दबकर मर गए। सोफिया ने विनय के प्रेम के कारण आत्महत्या कर ली और रानी जानवी ने सेवक दल का संचालन संभाल लिया। डॉक्टर गांगुली और इंदु भी सेवक दल में सम्मिलित हो गए। केवल कुंवर भरत सिंह अपना विलासमय जीवन ना छोड़ सके। इस प्रकार राजा महेंद्र कुमार जीत कर भी हार जाते हैं और सूरदास हार कर भी विजय पा लेता है। उम्मीद है आपको रंगभूमि की ये संक्षिप्त कथा अच्छी लगी और समझ आई। धन्यवाद।